नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 8 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चल रहा है। तो प्रीवियस क्लास में हमने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किए थे। सेक्रेड ग्रूज का एग्जाम्पल हमने देखा था। फिर हमने देखा इंडिया का स्टैंड क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर। तो हमने वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में देखा, इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है वो देखे, है कि नहीं। तो अगला टॉपिक है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मेनी। तो अभी तक हमने देखा अलग अलग कंट्रीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के खिलाफ किस तरह रिएक्ट किया है इंटरनेशनल लेवल में। देखिए, आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसे टैकल करने के लिए काफी इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहा है दोस्तों। देखा जाएगा तो 1990s में जो अर्थ समिट हुआ था, जिसे UNFCCC ने कंडक्ट किया था, उधरी से ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन शुरू हुआ था। मतलब तब दुनिया को ये पता चला कि क्लाइमेट चेंज को अगर टैकल करना है तो सबको कोऑपरेट करके कुछ करना होगा। तो आपने देखा अलग अलग एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस वगैरह राटिफाई हुआ कंट्रीज के बीच में, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये सारे जो एफर्ट्स रहा है, एक्शंस रहा है, वो गवर्नमेंट्स के बीच में रहा है, ठीक है। पर इस टॉपिक में हम क्या बात करने वाला है दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोई एनवायरमेंट ग्रुप की तरफ से जो एफर्ट्स रहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, उनकी तरफ से जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है इस टॉपिक पर। So, some of the most significant responses to this challenge have come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world. तो दुनिया भर में ऐसे कई सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं दोस्तों, जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने क्लाइमेट एक्टिविस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स है, कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल में काम करते हैं, कुछ लोकल लेवल में काम करते हैं, ठीक है। सो दिस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आर अमंग्स द मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड पावरफुल सोशल मूवमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब टुडे। तो आजकल अगर आप देखोगे ना, दुनिया भर में ऐसे वाइब्रेंट मास प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर रहा है, या फिर कोई माइनिंग कंपनी मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर रहा है, या फिर कोई इंडस्ट्री की वजह से वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रहा है, तो ये सबके अगेंस्ट आपने एनवायरमेंटल मूवमेंट्स देखा होगा। जैसे कि मोस्ट रीजनली छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्या रीजन में कोल माइनिंग के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये सारी बेसिकली एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट है, क्योंकि कोल माइनिंग होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट एरिया क्लियर होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए लोगों की तरफ से काफी सारे इस तरह के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रहा है। एंड इट इज विद इन सोशल मूवमेंट्स दैट न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन आर बोर्न और री इन्वेंटेड। मतलब देखिए, इस तरह के मूवमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज को बदला है, या फिर बड़े बड़े जो माइनिंग कंपनीज है वो अपने माइनिंग एक्टिविटीज को बंद किया है। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये लोगों को सिखाते हैं, लोगों को जगाते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, हमारा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल इंटरनेशनल लेवल में जितने एक्टिविटीज होते हैं, गवर्नमेंट्स के बीच में जितने एग्रीमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव आपको ये सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन में एक एक पर्टिकुलर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई एक नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मास मूवमेंट्स वगैरह होता है, वो काफी इफेक्टिव है। अब आप मुझे बताइए, आप अपने मम्मी पापा से अगर ये पूछोगे कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, शायद उन्हें पता नहीं होगा। हाँ, ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं जिन्हें ऐसा पता रहता है, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। वेरास अगर आपके घर के आसपास में ऐसा कोई मूवमेंट चल रहा है, सोशल मूवमेंट चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके बारे में तो आपके पेरेंट्स को पता होगा ना, 100% पता होगा। तो यही मैंने आपको बताया दोस्तों, दीज मूवमेंट्स रेज न्यू आइडियाज एंड लॉन्ग टर्म विजन्स ऑफ व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू इन अवर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स। तो एज एन इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिवली हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में नए आइडियाज आपको मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म विजन्स आपको मिल जाएगा इस तरह के मूवमेंट से।
Now, here are just a few examples to show that diversity is an important trait of contemporary environmental movements. क्या बताया जा रहा है? अब हम कुछ contemporary environmental movements के बारे में डिस्कस करेंगे. Contemporary माने recent years में जो कुछ भी movements, protest, campaigns वगैरह रहा है जो environment conservation से related है. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट्स हुआ है दोस्तों. अब इन सारे मूवमेंट्स में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा. मतलब देखिए, हर जगह प्रोटेस्ट करने का तरीका सेम नहीं होता. कुछ जगहों पे अगर वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, कहीं पे साइलेंट प्रोटेस्ट होता है, कहीं पे सिंबॉलिक तरीके से प्रोटेस्ट होता है, और कुछ जगहों पर हो सकता है एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा होगा, तो कुछ जगहों में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा होगा. ठीक है, सो यही बताया जा रहा है. आजकल जितने एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों, इसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिले. सो द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ इन मेक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, इंडिया आर फेस्ड विथ एनॉर्मस प्रेशर्स. मतलब क्या है? देखिए, इधर बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों. नॉर्थ एंड साउथ मतलब क्या है? मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ग्लोबल साउथ के बारे में बताया था. क्या है ग्लोबल साउथ? बेसिकली देखिए दोस्तों, अगर आप मैप देखोगे तो आपको नॉर्थर्न साइड ऑफ द मैप में पूरा डेवलप्ड कंट्रीज या फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज देखने को मिलेगा. सारे यूरोपियन कंट्रीज तो नॉर्थर्न साइड में आएगा. एक टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करता था, है कि नहीं? तो उनके नीचे बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के नीचे या फिर सथेन साइड में जितने और कंट्रीज है ना, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सब आएगा, ये सारे ग्लोबल साउथ है. ठीक है, तो देखा जाएगा तो ग्लोबल साउथ में जितने कंट्रीज है उसमें मेजोरिटी जो है डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है. तो इधर क्या बताया जा रहा है? ग्लोबल साउथ में जितने फॉरेस्ट मूवमेंट्स हुए थे, लाइक इन मेक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इंडिया, दे फेस्ड विथ एनॉर्मस प्रेशर्स. वेरास नॉर्थर्न साइड में जितने फॉरेस्ट मूवमेंट्स हुए थे एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, दैट वाज डिफरेंट. डिफरेंस ये था, सथेन साइड वालों को ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा. अब ये प्रेशर फेस करने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं. देखिए, आप सबको पता है आज का जो ग्लोबल साउथ है इसमें मेजोरिटी अर्स्टवाइल कॉलोनियल कंट्रीज थे. मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई एक कॉलोनियल कंट्री राज करता था, है कि नहीं? तो उस टाइम पर वो कॉलोनियल कंट्री ने इन्हें लूटा था. बेसिकली इनके नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने बहुत लूटा था, एक्सप्लॉइट किया था. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें, आप सबको पता है दोस्तों, लंदन सिटी बना कैसे? इंडिया के जंगलों में से बहुत सारा टन्स ऑफ टिम्बर, वुड वो लेके गए थे. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को तो बुरी तरह उन्होंने लूटा था. मतलब तब से हमारा जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, वो चल रहा है और अभी भी हो रहा है. अभी हम इंडस्ट्रियलाइज होने का कोशिश कर रहे हैं तो अभी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा है. बहुत पहले से फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा था. तो बेसिकली नॉर्थर्न साइड वालों का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो वुड चाहिए, जो टिम्बर चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, वो उन्होंने सथेन कंट्री से लेके गए थे. समझ रहे? अब हमें अगर इंडस्ट्रियलाइज होना है तो वो क्या टिम्बर देंगे या वुड देंगे? हमें नहीं देंगे. तो बेसिकली इधर यही बताया जा रहा है दोस्तों, सथेन साइड ऑफ द ग्लोब में जितने फॉरेस्ट मूवमेंट्स हुए थे, दे वेर फेस्ड विथ एनॉर्मस प्रेशर्स. And forest clearing in the third world continues at an alarming rate despite 3 decades of environmental activism. Environmental activism मतलब क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ठीक है, उसके लिए एक्टिवली काम करना, ये सब एनवायरनमेंटल एक्टिविज्म का पार्ट है. ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फॉरेस्ट क्लियरिंग जो है अलार्मिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है दोस्तों. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब क्या है? बेसिकली जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है. बेसिकली ग्लोबल साउथ में मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो है थर्ड वर्ल्ड का पार्ट है. ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में आज भी फॉरेस्ट क्लियरिंग अलार्मिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है. वेरास नॉर्थर्न साइड में ये बात नहीं है. नॉर्थर्न साइड में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है. ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ था? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था. ठीक है, जो भी है. सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड. लास्ट डिकेड में अगर आप देखोगे ना, दुनिया के जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है, जैसे कि अमेजोन हो गया, ठीक है, और कॉन्गो के जो रेन फॉरेस्ट है, ये सब हो गया, तो ये सबका जो डिफॉरेस्टेशन है या फिर डिस्ट्रक्शन है, ये बहुत रैपिड पेस में इंक्रीज हो रहा है. अगला, मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल्स इंडस्ट्री. अब देखिए, मिनरल्स इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? बेसिकली जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है दोस्तों,
अर्थ में जितने मिनरल्स है उसे एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस में जो लगे हैं, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, कोल हो गया, ये सारे मिनरल्स है ना, तो उसे एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है उसे आप मिनरल्स इंडस्ट्री या फिर माइनिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। अब ओबी सी बात है दोस्तों, अगर आपको धरती से मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके ऊपर जो फॉरेस्ट होगा उसे क्लियर करना होगा ना। मैंने आपको हसदेव अरण्या प्रोटेस्ट के बारे में बताया था, उधर भी वही हो रहा था। कोल माइनिंग के लिए फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना था, उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया, है कि नहीं। तो मिनरल्स इंडस्ट्री के अगेंस्ट सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट रहा है दोस्तों, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द प्लैनेट। मतलब सबसे पावरफुल इंडस्ट्री ऑन द प्लैनेट आप बोल सकते हैं मिनरल्स इंडस्ट्री को, और इससे ही या फिर इनसे ही सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। सो ये लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द साउथ are now being reopened to multinational corporations through the liberalization of the global economy। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए आजकल तो लिबरलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक कंट्री का एक कंपनी जो है दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, उधर कई सारे एक्टिविटीज कर रहा है। ऐसे कई सारे माइनिंग कंपनीज है जो दूसरे कंट्री में जाके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। तो आजकल ग्लोबल इकोनॉमी का ये जो लिबरलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से कई सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है सथेन कंट्रीज में आके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये बेसिकली एक टाइप का नियो कॉलोनियलिज्म है दोस्तों। पहले जो कॉलोनियलिज्म होता था वो तो नहीं है। कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है, कंप्लीट कंट्रोल था उस कंट्री के ऊपर। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाके बोल रहा है कि हम आपको मदद करेंगे, आपके पास नेचुरल रिसोर्स है पर उसे एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, ना पैसे आपके पास है, तो हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपका नेचुरल रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट करके देंगे पर उसका एक पोर्शन या कमीशन जो भी है वो हमें देना पड़ेगा। तो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन होने की वजह से अब एक कंट्री का एक कंपनी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज में लगे हैं, और वो लोगों की एक्टिविटीज की वजह से वो कंट्री का वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रहा है, उनका नेटिव वेजिटेशन क्लियर हो रहा है, उधर जो कम्युनिटीज या ट्राइबल जो भी है रह रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब की वजह से इट कंटिन्यू टू इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड रेसिस्टेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मिनरल इंडस्ट्री के अगेंस्ट आजकल जो मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में कह रहा हूं। तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की एक्टिविटीज की वजह से आजकल बहुत ज्यादा मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, an entire community erupted in protest against a proposed open cast coal mine project in Fulbari town, northwest district of दिनाजपुर, बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश का दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में फुलबरी टाउन में एक ओपन कास्ट कोल माइन प्रोजेक्ट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहा है दोस्तों। बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी आया, ठीक है, बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट वगैरह साइन किया और बोला हम इधर से कोल निकालेंगे। अब उधर से कोल निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, उधर जो लोग रह रहे हैं उनको उधर से डिस्प्लेस करेंगे, है कि नहीं। उधर का जितना नेटिव वेजिटेशन वगैरह है उसे भी वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है जो लोकल पॉपुलेशन है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा आजकल, क्योंकि कई सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है माइनिंग एक्टिविटीज में लगे हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो जितने भी कंट्रीज में ये सब हो रहा है दोस्तों, उधर प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। और एक एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, फिलीपींस, where a vast network of groups and organizations campaigned against the Western Mining Corporation, an Australia-based multinational company। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, उन्होंने फिलीपींस में जाके माइनिंग एक्टिविटीज किया था। तो उसके अगेंस्ट उधर के जो लोग हैं, ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से, वो प्रोटेस्ट किए थे। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिला है दोस्तों। नाउ Another group of movements are those involved in struggles against mega dams। अब देखिए डैम्स कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में काफी सारे प्रोटेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, बेसिकली नर्मदा रिवर के ऊपर कई सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट करने का प्लान था गवर्नमेंट का, बेसिकली गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो उसके खिलाफ में लोकल जो फार्मर्स है, एनवायरमेंटलिस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक सोशल मूवमेंट कंडक्ट किया था जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। वैसे डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के खिलाफ में अपोजिशन क्यों होते दोस्तों, होता यह है दोस्तों, मान लीजिए ये रिवर है,
ठीक है। अब रिवर के बीच में डैम कंस्ट्रक्ट हो गया। अब डैम कंस्ट्रक्ट होने से क्या होगा, पानी पूरा इधर ब्लॉक हो जाएगा और पानी इधर फैल जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली ये एरिया पूरा पानी के नीचे आ जाएगा। अब इधर जितने लोग रह रहे होंगे, जिनका खेत होगा, जिनका कोई भी एक्टिविटी होगा, वो सब बंद, उन्हें उधर से शिफ्ट होना पड़ेगा। अब इसी वजह से प्रोटेस्ट होता है दोस्तों। कोई ये नहीं चाहता है कि जहां पाल बड़ा हुआ वो जगह छोड़ के कहीं और जाने के लिए। तो इसी वजह से काफी प्रोटेस्ट वगैरह होता है डैम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। इंडिया में बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्शन के टाइम पर इस तरह के प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों। उसमें सबसे फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, ठीक है। सो इन एवरी कंट्री वेयर ए मेगा डैम इज बीइंग बिल्ड, वन इज लाइकली टू फाइंड एन एनवायरमेंटल मूवमेंट अपोजिंग इट। तो हर एक कंट्री में जब भी कोई डैम कंस्ट्रक्शन होता है ना, उधर आपको एक एनवायरमेंटल मूवमेंट देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंगली एंटी डैम मूवमेंट्स आर प्रो रिवर मूवमेंट्स फॉर मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर सिस्टम्स एंड वैलीज। अब देखिए दोस्तों, ये एक रीजन मैंने आपको ये बोला, बेसिकली लोगों को उधर से शिफ्ट होना पड़ेगा, उनका जितना प्रॉपर्टी है वो सब पानी के नीचे आने की वजह से। और एक बात यह है दोस्तों, डैम कंस्ट्रक्ट करने की वजह से रिवर को भी प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, एक तो आप रिवर्स का नेचुरल कोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, यह गलत है। दूसरा, एक रिवर के ऊपर काफी सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि इंडस रिवर। अब इंडस रिवर का टॉप पोर्शन इंडिया में है, लोअर राइपेरियन कंट्री है पाकिस्तान। अगर आप इंडस रिवर में एक बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट करोगे, पानी को रोकोगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान को पानी कम मिलेगा। अब पाकिस्तान के लोग जो है इंडस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो हमेशा लोअर राइपेरियन स्टेट्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं डैम कंस्ट्रक्शन से। So the early 1980s saw the first anti-dam movement launched in the north, namely the campaign to save the Franklin River and its surrounding forest in Australia. तो basically सबसे पहला एंटी-डैम मूवमेंट 1980s में देखने को मिला नॉर्थ में। कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का फ्रैंकलिन रिवर में एक डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो एक तो वो रिवर को सेव करने के लिए, और जितना फॉरेस्ट एरिया पानी के नीचे आने वाला था वो फॉरेस्ट एरिया को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। सो दिस वाज ए वाइल्डरनेस एंड फॉरेस्ट कैंपेन एज वेल एज एंटी डैम कैंपेन। तो बेसिकली एक तो उधर की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कैंपेन चल रहा था। दूसरा, डैम के अगेंस्ट कैंपेन चल रहा था। इसके अलावा और भी कई सारे कंट्रीज में मेगा डैम बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है दोस्तों, जैसे कि टर्की में, थाईलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, चाइना में, इंडिया में भी बहुत सारे हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। इट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन of these movements. It is significant to note that in anti-dam and other environmental movements in India, the most important shared idea is non-violence. अब ये भी बताना पड़ेगा दोस्तों, जितने anti-dam and other environmental movements इंडिया में हुआ है वो हमेशा नॉन वायलेंट तरीके से हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग अलग जगहों पर जो फॉरेस्ट मूवमेंट्स हुआ है या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो मूवमेंट्स रहा है वो अलग अलग टाइप का रहा है। कई कहीं पे एकदम नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट्स रहा है और कई कहीं पे वायलेंट मूवमेंट्स भी रहा है। पर इंडिया में जितने एंटी डैम हो या अदर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुआ है अभी तक, वो सारे नॉन वायलेंट तरीके से हुआ है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इस क्लास को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।